अमीर और गरीब भाभी ने बनाई ननद की शादी ड्रेस। दीदी ये लो मिठाई खाओ, रंजन का रिश्ता तय हो गया है। बहू बहुत गुणवान है, दर्जी भी है। अरे एक दर्जी से रिश्ता तय हुआ है तो इतना चहक रही है तू। मेरे बेटे की तो बड़े घर की लड़की से बात चल रही है। वो क्या कहते हैं रिंकी? फैशन डिजाइनर माँ। हाँ, लड़की फैशन डिजाइनर और सुंदर भी बहुत है। यह तो बहुत अच्छी बात है दीदी। वैसे भी हमारे बेटों के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है। क्या चाची, खुशी में आप ये लड्डू बांट रही हो? एक बार मेरी भाभी आ जाएंगी ना तो मैं आपको देसी घी की बर्फी खिलाऊंगी। सुनीता उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप मुस्कुरा देती है। दरअसल सुनीता और सुमित्रा देवरानी जेठानी थी, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। जहां सुमित्रा अमीर थी तो वहीं सुनीता गरीब थी और एक छोटे से मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी। समय बीतता है और एक हफ्ते के अंतराल में दोनों अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बेटों की शादी कर देते हैं। सुनीता के बहू की मुंह दिखाई में सुमित्रा उसकी बेटी रिंकी आते हैं। बहू, ये तेरी ताई सास और उनकी बेटी है। मेरी बहू जितनी नहीं, लेकिन तेरी बहू भी सुंदर है सुनीता। ले बहू, ये तेरी मुंह दिखाई। ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे भाभी ले लो। वैसे इतना महंगा हार आपने कभी देखा तो नहीं होगा। अब चाची तो मेरी भाभी की मुंह दिखाई में लिफाफा पकड़ा कर चली आई थी, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना। माँ जी ने जो भी दिया आशीर्वाद के रूप में दिया होगा, और वैसे भी उपहार की कीमत नहीं, उपहार देने वाले की नीयत देखी जाती है। आप प्यार से दे रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। देखा रिंकी, गरीब सही, लेकिन मेरी भाभी का दिल बहुत बड़ा है। तन्वी की बात सुनकर रिंकी वहां से चली जाती है। रिंकी की भाभी कशिश एक अमीर घर से थी, साथ ही फैशन डिजाइनर भी, जिसके कारण उसका सारा दिन फोन पर क्लाइंट से बात करने में बीतता था। एक रोज रिंकी उसके कमरे में आती है और उसकी बनाई ड्रेसेस को देखने लगती है, जिनमें से एक ड्रेस उसे बहुत पसंद आती है। उसी वक्त वो कशिश वहां आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में मत आया करो। भाभी, मैं तो बस आपकी बनाई ड्रेसेस को देख रही थी। मुझे ना ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लगी। क्या आप मेरे लिए भी एक ऐसी ही डिजाइनर ड्रेस सिल देंगी? तुमने क्या मुझे अपना पर्सनल दर्जी समझ रखा है? मेरी बनाई ड्रेस के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और तुम मुझसे अपना काम फ्री में करवाना चाहती हो। हमारा तो ननद भाभी का रिश्ता है। आप इतना तो अपनी ननद के लिए कर ही सकती हैं। बदले में आप जो बोलोगी मैं कर दूंगी। उसकी ये बातें सुनकर कशिश मन ही मन कहती है, सही है, इसके लिए ड्रेस बनाने का तो पता नहीं, इससे अपना काम निकलवा लेती हूँ मैं। ठीक है, मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए ड्रेस डिजाइन। पहले इस कमरे को अच्छी तरह से साफ कर दो। कमरे की सफाई वो भी मैं? डिजाइनर ड्रेस चाहिए ना तो करनी पड़ेगी। रिंकी न चाहते हुए भी अपनी भाभी के कमरे की सफाई में लग जाती है। तो वहीं सुनीता की बहू देविका घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए बाहर वालों के कपड़े भी सिला करती। एक रोज काम करते हुए तन्वी का पुराना सूट कील में अटककर फट जाता है, जिस पर देविका की नजर पड़ती है। अरे तन्वी, तुम्हारा सूट तो बुरी तरह से फट गया है। हाँ भाभी, वो काफी पुराना हो गया है ना, तो शायद इधर उधर लगकर फट गया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी एक साड़ी से तुम्हारे लिए सूट बना दूंगी। नहीं नहीं भाभी, या आप क्या कह रही हैं भला? मेरे लिए आप अपनी साड़ी क्यों बर्बाद करेंगी? अरे इसमें बर्बाद करने वाली क्या बात है? मेरा बनाया हो सूट तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। जहां गरीब होकर भी तन्वी और उसकी भाभी में प्यार था, वहीं अमीर होकर भी रिंकी और उसकी भाभी अपने काम के लिए एक दूसरे के सामने अच्छे बनने का दिखावा करते थे। अब बीतते समय के साथ रिंकी और तन्वी की शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। दीदी, मुझे तो तन्वी के लिए लड़का पसंद है। अच्छा घर बार है और लड़का कमाता भी अच्छा है। और क्या, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तो रिश्ता बढ़िया है। तेरे भाई साहब ने भी रिंकी के लिए रिश्ते को हाँ कर दी है। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दीदी। मैं क्या सोच रही थी दीदी, हम एक ही मंडप में रिंकी और तन्वी की शादी करवा देते। वाह चाची, आप तो अपना खर्चा बचाना चाहती हैं। बड़ों से ऐसे बात की जाती है रिंकी? कोई बात नहीं भाई साहब, बच्ची है। ये बच्ची अब शादी के लायक हो चुकी है सुनीता। तुम सही कह रही हो। आखिर दोनों है तो एक ही घर की बेटी, तो हम एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा देते हैं। रायचंद का फैसला सुनकर सुमित्रा और रिंकी दोनों का मुंह बन जाता है। अब बीतते समय के साथ दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। रस्में हो जाने के बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सुमित्रा तन्वी का सूट देखकर कहती है, अरे वाह तन्वी, ये सूट तो कहाँ से लाई? बड़ा चमकदार है। ताई जी, ये मैं कहीं से लाई नहीं हूँ, बल्कि मेरी भाभी ने अपनी साड़ी से मेरे लिए सूट बनाया है। अच्छा, वैसे इस बार तो खरीदारी मुझे भी कम ही करनी पड़ेगी। अब मेरी बहू डिजाइनर जो ठहरी। और नहीं तो क्या, मैं अपनी हल्दी, मेहंदी और शादी तीनों के लिए डिजाइनर कपड़े बनवाऊंगी भाभी से।
हाँ हाँ, जैसे मैं डिजाइनर इसकी शादी के कपड़े सिलने के लिए ही बनी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों कशिश दीदी? हाँ क्यों नहीं, हल्दी और मेहंदी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी ननद की शादी का जोड़ा तो मैं बना ही दूंगी। अरे आप लोग बातें ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? इस तरह कशिश बात को पलट देती है। रात के समय रिंकी अपनी भाभी के पास जाती है और गुस्से में उससे कहती है, भाभी, आपने मुझे झूठी तसल्ली दे देकर अब तक मेरे लिए वो ड्रेस नहीं बनाई, लेकिन अब मेरी शादी का जोड़ा आप ही डिजाइन करेंगी। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? और अगर मैंने वो ड्रेस नहीं बनाई तो उसका कारण भी है। अब शादियों का सीजन चल रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के ऑर्डर पड़े हैं मेरे पास, अब उन्हें छोड़कर मैं तुम्हारे लिए ड्रेस बनाऊं? कैसी भाभी हैं आप? अपनी ननद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकाल सकती? देखो भाभी, आपने खुद सबके सामने कहा था कि आप मेरी शादी का जोड़ा डिजाइन करेंगी। अगर आपने नहीं किया तो सबके सामने आप झूठी कहलाएंगी। रिंकी इतना कहकर वहां से चली जाती है। शादी की तैयारियों में सब उलझे होते हैं। तभी एक रात पैसों का हिसाब लगाते हुए तन्वी का भाई रंजन कहता है, माँ, हलवाई वाले से बात हो गई है और पैसे भी उसे दे दिए हैं। आप कह रही थी कि तन्वी का लहंगा खरीदना है। नहीं नहीं बेटा, वो तो बहू ही सिल देगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है कि शादी का सीजन चल रहा है, भाभी के पास पहले से ही बहुत काम है और ऊपर से वो शादी के लिए आप सभी के कपड़े सिल रही हैं। अब ऐसे में मैं अपना शादी का जोड़ा उन्हें सिलने के लिए कैसे दे सकती हूँ? दरवाजे पर खड़ी देविका ये सारी बातें सुन लेती है और कुछ ही देर में अंदर जाकर अपनी नंद के सिर को सहलाते हुए कहती है, माँ जी, मेरी इकलौती नंद की शादी है। भले ही मेरे पास कितना भी काम हो, लेकिन उसकी शादी का जोड़ा तो मैं ही सिलूंगी, और ऐसा सिलूंगी कि शादी में आए सभी लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। शादी का जोड़ा खरीदने में कितना खर्चा आएगा ये तो तुम जानती ही हो ना। मुझ पर भरोसा रखो, मैं बहुत अच्छा सिलूंगी। अब जहां देविका बाकियों के कपड़े सिलने के साथ रात रात भर जागकर अपनी नंद की शादी का जोड़ा भी सिलती है, वहीं कशिश अपने क्लाइंट के ऑर्डर पूरा करने में रिंकी के शादी के जोड़े के बारे में पूरी तरह भूल जाती है। शादी से ठीक एक दिन पहले रिंकी को देखकर उसे जोड़े के बारे में याद आता है तो वो अपना सिर पकड़कर कहती है, हे भगवान, कल इसकी शादी और मैंने तो उसकी शादी की ड्रेस सिलने की कोई तैयारी ही नहीं की है। परफेक्ट, 1 साल पहले क्लाइंट ने तो इसे रिटर्न कर दिया था, अब ये रिंकी के काम आ जाएगा। कशिश वो लहंगा ले जाकर रिंकी को ये झूठ बोलकर देती है कि ये उसने खास रिंकी की शादी के लिए सिला है। रिंकी भी लहंगा देखकर खुश होती है, तो वहीं देविका भी पूरी मेहनत से तन्वी का लहंगा तैयार कर देती है। अगले दिन ढोल नगाड़े के साथ बारात आती है। दोनों दुल्हन शादी के जोड़े में तैयार होकर वरमाला के लिए आती हैं। अरे वाह, तन्वी का लहंगा तो कितना सुंदर लग रहा है। सच में बहुत ही अच्छी फिटिंग है और ये रंग भी उस पर बहुत खिल रहा है। तन्वी का लहंगा देखकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो वहीं वरमाला हो जाने के बाद कशिश की कुछ सहेलियों की नजर रिंकी के लहंगे पर पड़ती है। अरे विनीता, ये तो वही लहंगा है ना जो क्लाइंट को पसंद नहीं आया था, इसीलिए उसने कशिश को वापस कर दिया था। हाँ तो सही कह रही है, लेकिन ये पुराना लहंगा कशिश ने अपनी ननद को क्यों चिपका दिया? उनकी ये बातें रिंकी सुन लेती है और रोते हुए अपने कमरे में जाती है। उसी समय देविका उसे गिफ्ट देने के लिए उसके पीछे जाती है तो उसे रोता देखकर कारण पूछती है। रिंकी उसे रोते हुए सब बता देती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगी। देखो, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता और इस समय किसी से शिकायत करके कोई फायदा नहीं। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। तन्वी के साथ मैंने तुम्हारे लिए भी लहंगा सिला था, पहले नहीं दिया ये सोचकर कि भला तुम क्यों पहनोगी, लेकिन अब उम्मीद करती हूँ तुम्हें पसंद आएगा। देविका वहां से चली जाती है। रिंकी गिफ्ट खोलती है तो उसमें सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही देर में देविका का दिया हुआ लहंगा पहनकर बाहर आती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। इस तरह देविका न सिर्फ अपनी नंद बल्कि रिंकी की शादी का जोड़ा सिलकर इस दिन को दोनों के लिए यादगार बना देती है। गरीब बहू का सिर्फ लहंगा ड्रेस पहनने वाला ससुराल। हे भगवान, वो लोग दूसरे शहर से होते हुए भी बस से आते ही होंगे और यहाँ मेरा घर है जो अभी तक साफ भी होने का नाम नहीं ले रहा। सही बोल रही हो माँ। वही तो। अंजलि, ये क्या तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ माँ, हो जाऊंगी। और कौन सा मुझे बहुत ज्यादा तैयार होना है, देखना ही तो है। आ रहे हैं वो लोग, कौन सा मेरी बारात ही आ रही है, हो जाऊंगी अभी तैयार। देख बेटा, इस रिश्ते को हल्के में मत लेना। तेरी किस्मत है जो इतने अमीर होते हुए भी हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वो लोग। मैं नहीं चाहती हूँ बेटा कि तुझे मायके की तरह ससुराल में भी हर चीज को तरसना पड़े। बड़ी मुश्किल से अच्छे घर का रिश्ता मिला है तो तू बस अपनी तरफ से कोई गलती ना कर। जा, सफाई मैं कर लूंगी, तू तैयार हो जा। चंद्रा ने अंजलि को तैयार होने को भेज दिया। अंजलि चंद्रा की इकलौती बेटी थी। चंद्रा गरीब औरत थी जो अपने पति और बेटी के साथ रहती थी और आज अंजलि को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अपनी मां के बोलने पर अंजलि तैयार हो गई और कुछ ही देर में लड़के वाले भी उनके घर पहुंच गए।
सभी लोग उन लोगों को आंख जमाकर देखने लगे। अरे बहन, ये अंजलि को देखने वाले आए हैं ना? इनके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लड़की पसंद करने नहीं सगाई करने आए हो। ऐसा ही बोला। हर एक औरत छोटी से लेकर बड़ी तक लहंगों में है, और एक आदमी भी देख कैसे कुर्ता पैजामा पगड़ी के साथ तैयार है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे आज के दौर के पुराने जमाने के लोगों को देख रही हूँ। सभी ऐसे ही उन्हें देखकर बातें बनाने लगे, क्योंकि गाड़ी से उतरे हुए सभी लोग कुछ पुश्तैनी से कपड़ों में थे। औरतों ने हैवी लहंगे पहने हुए थे जिनके पल्लू उनके सिर पर थे, और आदमी कुर्ता पजामा और पगड़ी के साथ बड़ी बड़ी मूछों वाले थे। बड़ा ही मामूली सा घर है। खैर माँ जी, चलिए, इजाजत हो तो अंदर चले। नहीं, ये हमारी शान नहीं है कि हम मुंह उठाकर अंदर घुस जाएं। कोई आओ जी करेगा तभी हम अंदर कदम रखेंगे। अरे अरे, आ गए आप लोग, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। चंद्रा के स्वागत के बाद वो लोग अंदर आए और चंद्रा ने उनकी खातिरदारी की। कुछ ही देर बाद अंजलि भी उनके सामने आई, जो कि उन सभी को पसंद आ गई, और वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए। माँ, जो आप चाहती थी वो हो गया। उन लोगों को मैं पसंद आ गई, लेकिन वहाँ एक बात मुझे समझ नहीं आई, और वो ये कि वो सभी लहंगा पहनकर क्यों आए थे। इस बात से तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। हो सकता है उनके यहाँ से लड़की देखने ऐसे ही जाया जाता हूँ। तू इतना क्यों सोच रही है? वैसे तो वो लोग अच्छे ही हैं। चंद्रा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। देखते ही देखते अंजलि का अपने मायके में रहने का वक्त खत्म हो गया, और वो दिन भी आ गया जब अंजलि की शादी हुई। शादी के दिन अंजलि के ससुराल वाले और भी हैवी लहंगों में थे। देख रही हो बहन, दादी सास से लेकर ननद तक ने इतने हैवी लहंगे पहने हुए कि दुल्हन तो दिखाई नहीं दे रही। बेचारी लड़की, जिंदगी में एक बार तो शादी होती है, उसमें इसके ससुराल वालों ने इसे स्पेशल नहीं लगने दिया। दुल्हन से ज्यादा तो बूढ़ी दादी सास चमक रही हैं। सभी लोग ऐसे ही उन पर बातें बना रहे थे, क्योंकि हकीकत में दुल्हन से ज्यादा हैवी घर वालों के लहंगे थे, और बिल्कुल दुल्हन की तरह ही उन सभी ने अपने दुपट्टों को सिर पर सेट किया हुआ था। लगता है कि मेरे ससुराल में सभी लहंगा पहनने के बड़े शौकीन हैं, तभी तो सभी ने बस लहंगे पहने हुए हैं। अंजलि अपने ससुराल की सच्चाई से अनजान बैठे हुए ऐसे ही सोच रही। कुछ ही देर में अंजलि की शादी की सभी रस्में हो गईं, और वो अपने गरीब मायके से विदा लेकर एक अमीर और पुश्तैनी परिवार की बहू बन गई। आज के दिन अंजलि की पहली रसोई की रस्म होनी थी। अंजलि नीचे एक सादा सी साड़ी बांधकर उतर आई और लो कल्लो बा, देख रही है तू अपनी बहू को कौशल्या? क्या बात है दादी जी? ये क्या पहन आई हो अंजलि? तुम्हारा लहंगा कहाँ है? जो ससुराल से तुम्हें कपड़े मिले हैं उनमें से लहंगा पहनो ना, जैसे हमने पहना हुआ है। लहंगा पहनूं? लेकिन डेली में लहंगा कौन पहनता है? अंजलि ने ऐसे बोलकर अपने ससुराल वालों के कपड़ों पर ध्यान दिया। सभी ने कॉटन या जॉर्जेट के सादे और हल्के मगर लहंगे ही पहने हुए थे। ये देखकर अंजलि चौंक गई। अरे, आप सभी ने तो लहंगे ही पहने हुए। हाँ बहू, और वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में लहंगे ही पहने जाते हैं। तू ये बात नहीं जानती, इसीलिए तुझे आज माफी मिल रही है। अब जा और तू भी लहंगा पहन कर ही आ। सुधा बहू, तू जा और इसे कोई लहंगा पहनने को दे। कौशल्या की बात को सुनकर सुधा अंजलि को उसके कमरे तक लेकर गई और उसे सादा सा जॉर्जेट का लहंगा निकाल कर दे दिया। क्या ये सच है भाभी? हमारे घर में बस लहंगे ही पहने जाते हैं? हाँ, एकदम सच है, और शुरू में तो तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन फिर मेरी तरह तुम्हें भी लहंगा पहनने की आदत हो जाएगी। सुधा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, अंजलि ने भी लहंगा पहना और फिर उसने अपनी पहली रसोई की रस्म की, जिसमें उसे काफी दिक्कतें भी हुई, लेकिन उसने किसी तरह सब कुछ एडजस्ट किया। ऐसे ही अंजलि की शादी हुए अब एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में उसने सिर्फ लहंगे ही पहने थे, लेकिन उसे अभी भी लहंगे की आदत नहीं हुई थी। आज अंजलि लहंगा पहनकर ऊपर से नीचे ही आ रही थी कि तभी उसका पांव लहंगे में अटक गया। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने रेलिंग पकड़ ली और वो संभल गई। अरे नहीं भाभी, आप ठीक तो हो? बाहू, तू सही तो है? लगी तो नहीं ना तुझे? नहीं, कहीं नहीं लगी, लेकिन अगर मैं रेलिंग ना पकड़ती तो आज मेरा मुंह टूट जाता। माँ जी, दादी माँ जी, मुझसे नहीं पहने जाते ये लहंगा चोली अपनी आम जिंदगी में। आप लोग बात को समझिए। अब तो जमाना कहाँ से कहाँ है। आप सभी भी पुराने दौर में क्यों पड़े हुए हैं? चुप कर, जरा सा पाँव फिसला तो लहंगे की कमी है। तू कितना ही भड़का ले, लेकिन हम अपना पहनावा नहीं बदलेंगे, समझ आया तुझे? अंजलि ने अपनी दिक्कत रखी तो थी, लेकिन किसी ने उसकी दिक्कत को समझा नहीं। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज तीनों नंद भाभी बाजार आई हुई थी। तीनों ने लहंगे ही पहने हुए थे, जिसे देखकर लोग उनका मजाक बना रहे थे। देख देख, हमारे बाजार में जोकर आए हैं। बाजार में लहंगा कौन पहन कर आता है? देख तो सही इन्हें। मुझे तो लगता है कि ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आए हैं। सभी लोग हमें देखकर बातें बना रहे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
बनाएंगे ही, क्योंकि आज के दौर में कौन पहनता है ऐसे कपड़े। किरण, तुम तो लड़की हो, तुम्हारा दिल नहीं करता मार्केट में कितने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं लड़कियों के लिए उन्हें पहनने का। करता भी हो तो क्या है, घर में जो पहनाया जाता है वही तो पहनेंगे। बस करो अंजलि, क्यों तुम आग लगा रही हो। हम जो पहनते हैं वो बहुत अच्छा है, लोगों को समझ होनी चाहिए पहनावा समझने की, समझी। घर की बहुओं, सास और सभी का माइंडसेट लहंगे को लेकर ही बना हुआ था। अगर अंजलि लहंगे के विरोध में कुछ बोलती थी तो वो किसी से सुना नहीं जाता था। सुधा ने भी अंजलि को ही सुना दिया। ऐसे ही लहंगे पहनकर अंजलि का अपने ससुराल में वक्त बीत रहा था और आज के दिन अंजलि के घर मेहमान आने वाले थे। पूरे घर को जमुना की मर्जी से मेहमानों के लिए फूलों, दीपकों और पर्दों से सजाया गया। सभी मेहमान भी लहंगे ही पहनकर आए और घर वाले भी लहंगों में ही थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से एक लड़की भूमि का लहंगा दीपकों के स्टैंड में अटका और सारे दीपक उसके लहंगे पर गिर गए। लहंगे के साथ आसपास गिरे हुए दियों से एक पर्दे में आग लग गई और भूमि का लहंगा और पर्दा जलने लगे। आहा, आहा, बचाओ बचाओ, आग आग, हे भगवान। अंजलि ने जल्दी से अपना दिमाग चलाया। पास में ही चादर रखी हुई थी। अंजलि ने भूमि को चादर में लपेट दिया जिससे उसकी आग बुझ गई। वहीं पर्दे की आग और न भड़के, इसलिए जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक घर वालों ने उस पर पानी डाला और फिर फायर ब्रिगेड ने आकर आग को शांत किया। हादसे के कुछ देर बाद देखा आप लोगों ने, लहंगा पहनना कितना घातक हो सकता है किसी इवेंट पर सही, लेकिन हर वक्त अपना कपड़ा लादना आसान नहीं होता। माँ, बोला था मैंने कि मुझे नहीं पहनना लहंगा वहंगा, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती पहना कर ले आई। अब देख लिया, आज मैं मरते मरते बची हूँ। उस हादसे की वजह लहंगा नहीं था, समझ आया। नहीं माँ जी, इसकी वजह लहंगा ही था और उस बात को अब जुटलाया नहीं जा सकता है। बस बहुत हुआ माँ जी, जब तक आप मेरी सास थी तो मैंने आपकी बात मानी और आगे भी मानूंगी, लेकिन अब तो मैं भी सास बन गई हूँ तो कुछ अधिकार अब मेरे भी। आज से ही मैं घर में लहंगा पहनने के रिवाज को खत्म करती हूँ। रोजाना लहंगा पहनकर काम करना आसान नहीं है और ये मैंने देख लिया। आज से ही मेरे घर में भी तमीज के दायरे में सब पहना जाएगा। कौशल्या की बात को सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हुई। जमुना को पहले तो बुरा लगा, लेकिन जब घर में सभी तरह के कपड़े पहने जाने लगे तब फिर जमुना को भी सब ठीक लगने लगा। अब कौशल्या की बहुएं साड़ी और सूट भी पहनती थी और किरण लड़कियों वाले कपड़े पहनती थी। अंजलि की बदौलत अब सभी को रोजाना लहंगे पहनने से राहत मिल चुकी थी और अब सभी खुशी खुशी रहते थे।